जिंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है? तो हर किसी का जवाब होगा ज़िंदगी। जी हाँ, लेकिन इस ज़िंदगी को जीने के तरीके हम किस तरह से चुनते हैं, ये अपने हाथ में होता है। आज ये सारी बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे साथ एक सर्टिफाइड करियर एनालिस्ट है जो कि स्पेशली नागपुर से आए हैं इस पॉडकास्ट के लिए। इनके साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि करियर को चुनते समय हमने किस तरह से चुनना चाहिए जो हमारी ज़िंदगी को और खूबसूरत बना सकता है। और अगर उसमें भी आप अगर मेडिकल वाला कोई करियर चुन रहे हैं ना, तो आप अपने स्वाद के साथ परमात्मा को भी साध सकते हैं। जी हाँ, MBBS की एडमिशन्स, उसके साथ हम किस तरह से अपना करियर अच्छा बना सकते हैं, एक अच्छे नागरिक बन के इस देश की किस तरह से सेवा कर सकते हैं, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। आज इन्हीं सारी बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सर्टिफाइड करियर एनालिस्ट और उसी के साथ साथ एस्ट्यूट करियर काउंसलिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रिस्पेक्टेड मुकुल चिमोटे सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम, थैंक यू। सर, आज नागपुर से आप स्पेशली आए हैं, उसके लिए हम बहुत हैप्पी तो है इस चीज़ के लिए, क्योंकि इस पॉडकास्ट के लिए आप यहाँ तक आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एस्ट्यूट करियर काउंसलिंग सेंटर किस तरह से काम करता है? बेसिकली हमने 25 ईयर्स बैक एस्ट्यूट करियर काउंसलिंग एकेडमी हमने शुरू किया था और इसमें हम 8 से लेके PhD तक सभी स्ट्रीम्स के विद्यार्थियों को करियर गाइडेंस करते हैं। यानी राइट फ्रॉम 5th to 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, फिर करियर गाइडेंस फॉर ग्रेजुएट्स, वैसे ही प्रोफेशनल्स के लिए भी हम करियर गाइडेंस करते हैं। हम लोग इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी काम करते हैं जिसमें टीचर्स का अपग्रेडेशन हो गया या स्टूडेंट मेंटरिंग प्रोग्राम्स भी हैं और नेशनल और इंटरनेशनल एडमिशन्स के लिए भी हम लोग मदद करते हैं। हमारा जो विजन है वो ये है कि एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट को एक अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन उसको मिलना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज एकेडमिक प्रोफाइल या उसका फाइनेंशियल जो भी स्टेटस है, उसको एक अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए और इसके लिए सतत हम प्रयत्नशील हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे कि मैंने आपका इंट्रो देते वक्त बोला था कि आप एक सर्टिफाइड करियर एनालिस्ट हैं, तो आपने अपना सर्टिफिकेशन कहाँ से किया है और इस चीज़ की आपको नीड क्यों महसूस हुई? आई एम अ मेंबर ऑफ IIP और एशिया पैसिफिक करियर डेवलपमेंट एसोसिएशन का मैं मेंबर हूँ। उनके कोर्सेस और ये सारी चीज़ें रहते हैं जो हमने काफ़ी इन डेप्थ उसका स्टडी किया है और उनके फिर सारे सर्टिफिकेशंस हमने क्लियर किए, तो जिसमें हम लोग बेसिकली हर स्टूडेंट का एक पर्सनैलिटी एनालिसिस करते हैं, क्योंकि हर करियर के लिए अलग अलग पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट होती है। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है। जैसे आप आज कंपेयरिंग कर रहे हैं तो हर बच्चा या हर स्टूडेंट कंपेयरिंग नहीं कर सकता है ना, वही कर सकता है जिसमें प्रेजेंटेशन का क्वालिटी है, अच्छा कम्युनिकेशन है। तो वैसे ही हर प्रोफेशन के लिए अलग अलग पर्सनैलिटी चाहिए। हमारे यहाँ गलती ये होती है कि पहले हम सब्जेक्ट चुनते हैं और बाद में करियर चुनते हैं। पहले करियर चुनना चाहिए और बाद में सब्जेक्ट चुनना चाहिए। तो यही सारी चीज़ें हम लोग, हमारे कुछ साइंटिफिक टूल्स हैं, साइकोमेट्रिक और करियर एनालिसिस टूल्स हैं, जिसका यूज़ करके हम एक बच्चे का पूरा 15 साल का करियर प्लानिंग हम उसको करके देते हैं और बेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस के लिए, एडमिशन्स के लिए भी उसकी मदद करते हैं। और शायद मेरे ख्याल से इससे बहुत मदद भी मिलती होंगी बच्चों को और पेरेंट्स को भी, क्योंकि करियर चुनना भी इजी हो जाता है और उसी के साथ साथ अफोर्डेबल प्राइजेस में ये कंप्लीट भी हो जाता होगा। सर, वैसे तो हमारा शहर जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज़ और एजुकेशन का एक हब बन चुका है, इसी के लिए फेमस भी है हमारा अकोला शहर। लेकिन बहुत सारे बच्चों का और उनके पेरेंट्स का ड्रीम होता है हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने। अब इन दोनों करियर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन आज हम बात करेंगे MBBS के बारे में, डॉक्टर्स के बारे में। तो अगर इस फील्ड में बच्चे जाना चाहते हैं तो किस तरह से अफोर्डेबल प्राइजेस में ये अपना एजुकेशन कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि MBBS एजुकेशन को प्लान कैसे करना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि MBBS से पूरी 5.5 साल की पूरी पढ़ाई होती है और बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन भी होता है। तो जब भी MBBS करियर आप प्लान करते हैं तो UG और PG ये दोनों का प्लानिंग करना चाहिए। एकेडमिक प्लानिंग ये 9 से 10 साल का चाहिए। वैसे ही बहुत सारी पढ़ाई करना पड़ती है, अभी तो काफ़ी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है फील्ड में, तो उसको देखते हुए तुमको बहुत ही डेडिकेटेड एक एफर्ट करना पड़ता है। सेकेंडली ये है कि फाइनेंशियल भी इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट रहती है और काफ़ी महंगा एजुकेशन भी MBBS का होता है। तो पेरेंट्स को भी UG और PG दोनों चीज़ों का उसको प्लानिंग उनको करना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग करना पड़ेगा। सेकेंडली ये रहता है कि बहुत कॉम्पिटिटिव है MBBS और इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक आपको पैरामीटर्स हैं जो पूरा करने पड़ते हैं, जैसे एलिजिबिलिटी एस्पेक्ट्स होते हैं वो आपको कंप्लीट करना पड़ते हैं। तो नीट एग्जामिनेशन सबसे पहले तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और बहुत ही फ्यू सीट्स होती हैं MBBS में और नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं।
तो इसलिए इट इज़ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव. तो वी रियली हैव टू प्लान इट वेरी वाइजली और बहुत अच्छे से एक डेडिकेटेड एफर्ट के साथ ही आप एमबीबीएस करियर कर सकते हैं. बिल्कुल सर. बच्चे तो अपना ड्रीम चलो सोच लेते हैं, चुन लेते हैं कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर में जो भी है, लेकिन जैसे जैसे एकेडमिक्स में आगे बढ़ते जाते हैं तो कहीं ना कहीं परसेंटेज है, उनका खुद का कैलिबर है, इसको देखते हुए पेरेंट्स ने किस तरह से एनालाइज करना चाहिए कि सही में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? नहीं, सबसे पहले तो ये है कि अब आज हमारे पास सोसाइटी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि करियर्स जो है ये ओपिनियन ड्रिवन है जी. कि पेरेंट्स, बहुत सारे जगह देखा है कि पेरेंट्स का पीयर प्रेशर होता है जिसकी वजह से बच्चा कोई पर्टिकुलर लाइन चुनता है कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है. हमारे यहाँ सोसाइटी में केवल 7 करियर्स ही लोगों को मालूम है. 13,000 प्लस करियर्स आज है. तो आज एमबीबीएस है, इंजीनियरिंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीट, लॉ, एमबीए, यही सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे पता है. लेकिन 13,000 प्लस करियर्स हैं. तो जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स का ये काम है कि बच्चों का नेचर कैसा है ये ऑब्जर्व करें, उनकी क्वालिटीज़ को ऑब्जर्व करें. जैसे एक उदाहरण है कि कोई इंट्रोवर्ट बच्चा है और वो इंट्रोवर्ट बच्चे को यदि मैं कहूँगा कि आप एमबीए मार्केटिंग में जाइए या प्रोफेसर बनिए या लॉयर बनिए, तो उसके लिए ठीक नहीं है. है ना. यदि किसी बच्चे का ड्राइंग अच्छा नहीं है और उसको आर्किटेक्चर करने भेज दिया गया, उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, विजन यदि नहीं है, तो वो कर नहीं पाएगा. है ना. तो बेसिकली जैसे आपने कभी स्कूल में पढ़ाई की होगी, कोई टीचर सबको बहुत अच्छे लगते हैं और कोई टीचर सबको बिल्कुल उनका सिखाना आपको नींद आती है उनके पेरेंट्स में. क्यों? दोनों के पास डिग्री तो होती है लेकिन क्वालिटीज़ में बहुत ज़्यादा फर्क होता है ना. तो बेसिकली और एक उदाहरण देना चाहूँगा कि धीरूभाई अंबानी तो ग्रेजुएट नहीं थे जी, लेकिन धीरूभाई अंबानी ने फिर इतना बड़ा ऑयल रिफाइनरी कैसे डाल दिया. एक 9th पास व्यक्ति जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था, इसने इतनी बड़ी इंडस्ट्री कैसे डाल दी. सो करियर आपकी क्वालिटीज से बनता है, डिग्रियों से नहीं बनता. और सबसे पहले जो है पेरेंट्स ने ये देखना चाहिए कि मेरा बच्चे में हिडन क्वालिटीज क्या है. कोई सेल्फिश नेचर का बच्चा अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि ये इसमें सबसे पहले सेवा, ये परम धर्म ऐसा बोला जाता है. और मेडिकल प्रोफेशन एक वाइट कॉलर प्रोफेशन है जिसमें सोशल एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो ये एस्पेक्ट्स हमें देखना पड़ेंगे. और एमबीबीएस में कंटिन्यूअस स्टडी एक पैटर्न रहता है कि बहुत ज़्यादा तुमको पढ़ाई करना पड़ती है और थोड़ा सा ब्रिलियंस भी पढ़ाई में लगता है. केवल स्किल नहीं लगती, थोड़ा तुमको स्किल तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में एक डेडिकेटेड इफर्ट करना की वृत्ति तुम्हारे में चाहिए. तो ये सारे एस्पेक्ट्स हैं. इसके लिए साइंटिफिक टूल्स भी हैं जिससे हम उनको गाइड कर सकते हैं कि वेदर आप एमबीबीएस में आपने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, आपने अल्टरनेटिव करियर्स करना चाहिए. जी सर. अगर आपके एनालिसिस के हिसाब से कोई बच्चा इस चीज़ के लिए कैलिबर है, वो ये चीज़ कर सकता है, एमबीबीएस तक वो पहुंच सकता है, अच्छे से अपना करियर बना सकता है, तो बेसिकली नीट से लेके तो एमबीबीएस आने तक की क्या क्या प्रिपरेशंस आप लोग उनको समझाते हैं, मतलब किस तरह से आप एक गाइडलाइन देते हैं? सबसे पहले तो ये है कि तुम्हारा 11th और 12th में तुम पीसीबी लेते हो आप, तो उसमें आज तुमको एक फिक्स्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो दिए हैं कि तुमको पीसीबी में 50% मार्क चाहिए ओपन कैटेगरी के लिए, और SC ST OBCs के लिए 40% मार्क्स चाहिए. ये आपको कंप्लीट करना पड़ता है. उसके बाद में नीट का स्कोर जो रहता है, नीट का स्कोर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे आपका क्वालिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन या अफोर्डेबिलिटी ऑफ एजुकेशन ने फीस का और नीट के मार्क्स का डायरेक्ट संबंध है. तो जितना अच्छा आप नीट में स्कोर करोगे उतना एजुकेशन आपका अफोर्डेबल रहेगा. अब बेसिकली नीट में निगेटिव मार्किंग सिस्टम रहने की वजह से बच्चों को ये आदत नहीं होती, जिनको 95 मार्क्स रहते हैं 10th में, उनको पूरा पेपर छुड़ाने की आदत रहती है. तो एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच और एक एनालिटिकल अप्रोच नीट के लिए ज़रूरी है. नीट में यदि हम कैटेगराइजेशन ऑफ क्वेश्चन, उसके बाद में रफ टाइम मैनेजमेंट, रफ वर्क मैनेजमेंट, कैटेगराइजेशन यानी ईजी, मिड लेवल और हार्ड, ये 3 में हमने यदि क्वेश्चंस को प्लान करके रख दिया और केवल इजी क्वेश्चंस को ने अटेम्प्ट किया तो हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. नीट इज़ नॉट अबाउट क्वांटिटी ऑफ पेपर, नीट इज़ ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ पेपर. जो पेपर अच्छे से छोड़ सकता है उसको ज़्यादा मार्क नीट में मिलते हैं. और इसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रफ वर्क मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सारी चीज़ें हैं. तो स्मार्टली जो नीट का पेपर देता है और फोकस और रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड के साथ जो देता है वो उसको सक्सेस मिलती है. इसी के साथ साथ एडमिशन स्ट्रेटेजीज को समझना बहुत ज़रूरी है. मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं लेकिन एडमिशन नहीं मिलती क्योंकि मालूमात होती नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हम लोग बच्चों को गाइड करते हैं
इसके लिए मेंटर भी करते हैं, उनके एडमिशन प्रोसेस भी हम हैंडल करते हैं, नीट स्ट्रेटेजी वर्कशॉप्स भी हम लेते हैं, जिससे बच्चों का स्कोर जो नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल हो जाती है। ओके, वाह सर, मैं जानना चाहूँगी कि एस्ट्यूट करियर इंस्टीट्यूट के माध्यम से आपका क्या विजन रहा है और आगे किस तरह से ये आपका जो इंस्टीट्यूट है काम करने वाला है? बेसिकली हमारा एक ही विजन है कि हर स्टूडेंट को प्रॉपर करियर गाइडेंस होना चाहिए, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी में स्किल बेस्ड एजुकेशन एंड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इन एजुकेशन, ये हमारे बहुत ही एक बेसिक पैरामीटर्स है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। और हर बच्चे का स्किल आइडेंटिफिकेशन और उसका पर्सनैलिटी एनालिसिस करके उसको उसके योग्य करियर देना, ये हमारा सर्वप्रथम हमारा एक विजन है। सेकेंडली, एवरी स्टूडेंट शुड गेट अ अफोर्डेबल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन, ये हमारा एक स्वप्न है जिसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं, सतत प्रयास हम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो भी फ्यूचरिस्टिक करियर्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, बिजनेस एंड इंजीनियरिंग हो गया, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, मेडिकल स्टडीज़ को प्रॉपर तरीके से प्लान हो गया। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स हम डेवलप कर रहे हैं, और स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे भी हम लोग सब बच्चों के लिए कुछ हमने ऐसे टेस्ट डेवलप किए हैं जिससे उनका पूरा ये एनालिसिस भी हो सकता है और कंप्लीटली उनका 15 साल का कॉम्प्रिहेंसिव एक करियर प्लान हम लोग उनको कर सकते हैं, नेशनली एज वेल एज इंटरनेशनली। एग्जैक्टली यही हम करने वाले हैं। जी सर। सर, वैसे तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करनी है, लेकिन अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है MBBS के बारे में, क्योंकि अभी 3 मई को एग्ज़ाम होने जा रही है नीट की। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस नीट 2026 का जो हाईलाइट्स है वो क्या रहने वाला है? हाईलाइट ये है सबसे पहले कि 26 लाख बच्चों ने इसके लिए रजिस्टर किया है जी। यदि हम 2025 की तुलना में इसको देखें तो लगभग 3.5 लाख बच्चे ज़्यादा रजिस्टर हुए हैं। तो दिस ईयर इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इन इंडिया, और इसमें बहुत ज़्यादा इस साल का जो एडमिशन प्रक्रिया है ये बहुत कॉम्पिटिटिव रहने वाला है, क्योंकि सीट्स उतनी नहीं बढ़ती जितनी संख्या में जो विद्यार्थी अटेम्प्ट करते हैं नीट को, वो हर साल बढ़ते रहते हैं। तो ये साल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, ये मेरा मानना है। बिल्कुल सर, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम भी देंगे, और अभी तो कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क भी करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में कितनी सीट्स अवेलेबल है इसके लिए, और इसमें गवर्नमेंट की सीट्स कितनी हैं और प्राइवेट सीट्स कितनी हैं? अब बेसिकली ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि हमें पता रहना चाहिए कि हम कितनी इंटेंस कॉम्पिटिशन को फेस करने वाले हैं। अब ये समझिए कि लगभग 50% बच्चे पास होते हैं, यानी 50% क्वालिफिकेशन होता है, और SC ST OBCs के लिए 40% क्वालिफिकेशन होता है, यानी लगभग 50% बच्चे पास होते हैं जितना अटेम्प्ट करते हैं। अब भारत में कुल मिलाकर लगभग 780 कॉलेजेस हैं, जिसमें से यदि हम देखें तो अराउंड 458 ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और 368 के करीब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भारत में हैं। 1,18,190 जगहें भारत में है, जिसमें से अराउंड 59,930 सीट जो है वो गवर्नमेंट की है, और अराउंड 58,115 सीट्स जो है ये प्राइवेट सेक्टर की आती है। जी सर, ये बहुत बड़ा नंबर है, और मेरे ख्याल से आप तो इंटरनेशनली भी इन चीज़ों के लिए बच्चों को हेल्प करते हैं। yes. लेकिन सर, MBBS के लिए अगर हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो किस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, बच्चों की भी और उनके पेरेंट्स की भी? नहीं, सबसे पहले तो ये है कि जितना महत्व नीट में मार्क्स लेने का है जी, एक तो नीट देने के लिए तुमको स्ट्रैटेजिक अप्रोच चाहिए। नीट एक नेगेटिव मार्किंग का पेपर है, जिसमें आप यदि सही छुड़ाते हैं तो 4 मार्क मिलते हैं, लेकिन एक गलत से आपको -1 आपका हो जाता है। तो अपॉर्चुनिटी लॉस तो आपका लगभग 5 मार्क्स का हो जाता है। तो नीट एक बहुत स्ट्रैटेजिक वे में नीट का अप्रोच चाहिए। आपको वही पेपर में छोड़ाना चाहिए जो आपको आता है। पेपर को जो छोड़ते आता है जिसको, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। तो एक स्ट्रैटेजिक वे में नीट देना चाहिए, ये मेरा पहले बोलना है। तो अभी भी समय है, तो ये 2-4 दिनों में यदि बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो श्योरली 10-15% ये स्ट्रैटेजीज का इम्प्लीमेंट करके मार्क्स बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। सेकंड एक रहता है कि जितना महत्व नीट में हाई स्कोर का है, उतना ही महत्व नीट के एडमिशन प्रोसेस को समझना है। नीट के एडमिशन प्रोसेस को यदि हम नहीं समझते तो अच्छे मार्क मिलने के बाद भी हमको एडमिट्स नहीं मिलते, और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सभी पेरेंट्स को मेरा ये बोलना है कि नीट की तरफ तो ध्यान दो। हर पेरेंट को लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में जाएगा, वो वास्तविकता होती नहीं।
और इसीलिए प्रॉपर तरीके से प्लानिंग, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एमबीबीएस का करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एकेडमिक प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन को देखना, अच्छे कॉलेजेस को देखना और वहीं पे पढ़ने जाना जहाँ पे क्लिनिकल एक्सपर्टाइज अच्छी है। तो नीट की पढ़ाई से लेके, स्ट्रेटेजिक अप्रोच नीट से लेके प्रॉपरली एडमिशन प्रोसेस को समझकर एग्जीक्यूट करना और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग यूजी और पीजी को पकड़कर करना, केवल अंडर ग्रेजुएशन का नहीं करना है हमें, यूजी और पीजी का दोनों का करना है जी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरा मैसेज है पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए भी। बिल्कुल सर, ये बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडी होता है, बहुत सारा समय इसमें देना पड़ता है, लेकिन आपने जैसे बोला कि एक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग अगर हो तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो सकती है। तो क्या प्लान उन्होंने अच्छे से रखना चाहिए, पेरेंट्स ने भी किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ के लिए? नहीं, सबसे पहले जो जैसे मैंने बताया कि मैक्सिमम एकेडमिक प्लानिंग में तुमको बहुत इन डेप्थ पढ़ाई करना पड़ती है एमबीबीएस में, तो बच्चों पे ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि मैंने ये भी देखा है कि बच्चे 4-4 बार नीट रिपीट करते हैं। एक लड़की थी कि जो मेरे पास 2018 से 2022 तक की कंटिन्यूस मेरे पास सलाह लेने आती थी, तो जब वो एमएससी फर्स्ट ईयर में रहना चाहिए थी तब वो फिर से 12th पास होकर वो नीट ही दे रही थी। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर आपका यदि स्वप्न है तो ठीक है, एक नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपने एक दिया, रिपीट भी किसने करना चाहिए नीट को, इसके भी क्राइटेरिया सेट रहना चाहिए। जी जी। यदि किसी बच्चे को 150 मार्क मिल रहे हैं, 160 मार्क मिल रहे हैं, 200 मार्क मिल रहे हैं, उसने नीट का पेपर फिर से देना तो ये एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि वो उतना 720 में से कहाँ तक जाएगा। और इन्फ्लेशन भी हर साल फीस का बहुत ज़्यादा आता है, तो पेरेंट्स को वो महंगा भी पड़ता है। लेकिन इतना ज़्यादा स्वप्न रहता है कि हमको डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो ऑब्सेशन ठीक नहीं है जी। किसी भी चीज पैशन होना चाहिए। पैशन ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल एक अप्रोच रहे और हमें ये एक्सपर्ट एडवाइस लेकर डिसाइड करना चाहिए कि बच्चों ने कितने अटेम्प्ट्स नीट में करना चाहिए, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग भी पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। फाइनेंशियल प्लानिंग, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि यूजी और पीजी ये दोनों को पकड़ कर ही फाइनेंशियल प्लान आपको करना है। और बच्चों को 10 साल पढ़ने की तैयारी यदि होगी तो ही एमबीबीएस करियर में जाएं, नहीं तो अन्यथा उनके लिए बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा सजेस्ट किया है। सर जैसे आपने बोला कि नीट भी कब तक हमने रिपीट करना है, ये भी सोचने वाली बात है और उसके ऊपर एनालिसिस भी करना चाहिए। लेकिन अगर नीट में कोई बच्चा कम स्कोर करता है तो क्या चांसेस है उसके एमबीबीएस में आगे करियर के? बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि एक परीक्षा के केवल रिजल्ट्स के ऊपर उसकी काबिलियत तय नहीं की जा सकती। क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चों को थोड़े कम मार्क रहते हैं लेकिन वो बहुत एक्सेलेंट डॉक्टर्स हो जाते हैं। और अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट ने क्वालिफिकेशन बनाया हुआ है कि जो नीट क्लियर करता है वो डॉक्टर बन सकता है, वो एप्लीकेशन कर सकता है। तो सरकार ने तो ये बोला हुआ है कि आप एप्लीकेशन कर सकते हो, तो जरूर आप कर सकते हो। तो नीट का स्कोर केवल एक क्राइटेरिया होता नहीं है कि हाँ, नीट के स्कोर के ऊपर आपका कौन से इंस्टीट्यूशन आपको मिलेंगे, आप गवर्नमेंट में जाओगे कि प्राइवेट में जाओगे, आपका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन तय होगा कि नहीं होगा, वो सारी चीज़ें तय ये होती है कि कितना आपका कॉस्ट ऑफ एजुकेशन आपका आने वाला है। सेकेंडली, नीट का स्कोर जो रहता है इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये रहता है कि इंडिया में जो भी प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे एम्स हो गया या जिपमर पौंडीचेरी जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इसमें जितना ज़्यादा आप हाई स्कोर करोगे तो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस आपको पढ़ने मिलेगी। ग्रैंट मेडिकल हो गया, एक एएम हॉस्पिटल मुंबई हो गया। जितना आप लो स्कोर करोगे तो एडमिशन्स तो मिल जाती हैं, विदाउट डोनेशन आपको मिल सकती हैं एडमिशन्स, अच्छी स्ट्रेटेजीज के साथ जरूर मिल सकती है। लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के क्वालिटी का फर्क रह सकता है, यानी टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन में आप जाओगे नहीं, जितना अच्छा स्कोर करोगे टॉपर्स ही जा पाएंगे जी। जैसे आईआईटी में जेईई एडवांस के टॉपर्स जाते हैं, वैसे नीट टॉपर्स ही एम्स में जा पाते हैं जी। ये बिल्कुल सर, लेकिन जैसे हमने अभी बात की कि अगर थोड़ा सा कम स्कोर रहता है तब भी एडमिशन तो मिल ही जाती है, क्राइटेरिया डिसाइडेड है तो। लेकिन एडमिशन के प्रोसेस के टाइम पे भी बहुत सारे लोगों के साथ कई सारी गलतियाँ होती है, कई बार धोखाधड़ी होती है, उनसे भी कुछ खुद की मिस्टेक्स होती है और कई जगह उनको जो है वो एक गलत डायरेक्शन मिल जाता है, तो लॉस भी बहुत सारा होता है, टाइम का, एनर्जी का, पैसे का, सभी चीज़ों का। तो इस धोखाधड़ी से कैसे बचा जा सकता है? हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये सारा जो आज हम लोग कर रहे हैं जी, इसका बेसिकली उद्देश्य ये है कि लोगों तक के मेरा जो है वो मैसेज जाए। और नीट में जनरली मैंने देखा है कि
भारत में 3,000 करोड़ रुपए का एक जिसको काला बाजारी बोलते हैं या बहुत ज़्यादा फ्रॉड व्यवहार जो होते हैं MBBS एडमिशन्स में ये होते हैं। तो जो भी मैं इंटरव्यू ये दे रहा हूँ एक पार्ट ऑफ एंटी डोनेशन मूवमेंट एंड पब्लिक अवेयरनेस के हिसाब से आई एम कंडक्टिंग दिस। ओके। सो बेसिकली क्या हो जाता है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं पेरेंट्स और स्टूडेंट, और उनको लगता है कि मुझे वो डेस्परेट होते हैं MBBS करियर के लिए। कहीं पे भी सबसे पहले मैं बता दूं कि आपका नीट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर नीट स्कोर, यदि आप क्वालिफाइड हैं नीट में, तो कहीं पे भी आपको कैपिटेशन फी देने की या डोनेशन देने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ओके। बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति में पेशेंस होता है, जो व्यक्ति एडमिशन प्रोसेस को, जैसे मैंने पहले बताया, समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स जो हैं वो पढ़ना चाहिए। आप यदि गाड़ी चला रहे हो और आपको ट्रैफिक रूल्स यदि पता नहीं रहेंगे तो आपका एक्सीडेंट तो जरूर होगा। लेकिन हम जो है हर चीज़ का प्लानिंग रहता है, हम लाइफ इंश्योरेंस निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन MBBS का करियर, इतना लॉन्ग करियर हम प्लान कर रहे हैं जिसमें ज़िंदगी बच्चे की जाने वाली है, नीट भी रिपीट करते हैं, लेकिन एडमिशन प्रोसेस की तरफ ध्यान ही देते नहीं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जी। तो इंफॉर्मेशन ब्रोशर्स को पढ़ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझना, कॉलेज पे कोई लीगलिटीज चल रही है क्या ये देखना, सुप्रीम कोर्ट के नए रेगुलेशंस क्या है इसको समझना, हर स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग रेगुलेशंस होते हैं उनको समझना। अक्सर ये देखा गया है कि 500 मार्क जिसको मिलते हैं वो नीट रिपीट करता है, और 300 मार्क वाले को 4 से 5 एडमिट्स मिल जाते हैं। कैसे संभव है? बिकॉज वो एडमिशन प्रोसेस को बहुत स्मार्टली करता है और उसको सारे व्यवस्थाएं समझती हैं, उसको सारे प्रोविजन समझती हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल हो जाता है। और 500 मार्क वाला जो है वो उसका एग्रेसिव अप्रोच होता नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस रहता है उसको, और रीजनल माइंडसेट रहता है जी। वो नेशनली सोचता ही नहीं कि मैंने नेशनली एप्लीकेशन करना चाहिए। तो यही वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन कम हो जाती है और उसको एडमिशन्स मिलते नहीं है। तो लो स्कोर में भी स्मार्ट अप्रोच के साथ, स्ट्रैटेजिक और एनालिटिकल अप्रोच के साथ, काउंसलिंग अराउंड मैनेजमेंट के साथ हम टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस में अफोर्डेबल MBBS सीट पा सकते हैं। क्या बात है। और मुझे लगता है शायद यही आपका विजन रहा होगा एस्ट्यूट स्टार्ट करने के पीछे। सर, अभी आपने जो राउंड्स के बारे में बात की, तो इस राउंड्स के लिए किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या तैयारियां होनी चाहिए और कितना टाइम इन चीज़ों में लगता है? सबसे पहले तो ऐसा रहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम है, काउंसलिंग नियम है, इनका इंफॉर्मेशन ब्रोशर आप पढ़ें तो इसमें जनरली 4 राउंड्स होते हैं। और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, इसके अंतर्गत मेडिकल काउंसलिंग कमेटी का गठन होता है, और उनका काउंसलिंग प्रोसेस MCC के वेबसाइट से चलता है, जिसमें ऑल इंडिया कोटा और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का सारा प्रोसेस उसके थ्रू होता है। तो जितने भी भारत में जो भी कॉलेजेस हैं, उस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, उसमें आप उसमें से अप्लाई कर सकते हो। सेकेंडली, हर स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने अलग नियम हैं जी। जो महाराष्ट्र का नियम है वो गुजरात का नहीं है, जो गुजरात का नियम है वो मध्य प्रदेश का नहीं है, जो मध्य प्रदेश का नियम है वो तेलंगाना का नहीं है ना। तो इन नियमों का स्टडी करके हम बहुत सारी स्टेट्स में भी हम एप्लीकेशन कर सकते हैं, उनके रेगुलेशंस को समझना। तो काउंसलिंग राउंड अप्रोच ये रहता है कि सबसे पहले तो ये हमें देखना चाहिए कि काउंसलिंग के रूल्स और रेगुलेशंस क्या है। जैसे फर्स्ट राउंड हमेशा जो होता है सेंट्रल में, तो उसके डिपॉजिट रहते हैं कि जैसे 2 लाख रुपए आपने डिपॉजिट भर दिया। जो डीम में भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, गवर्नमेंट और डीम में, वो 2 लाख रुपए डिपॉजिट भर देता है। फिर ये 2 लाख रुपए डिपॉजिट भरने के बाद फर्स्ट राउंड में यदि आपको आप फॉर्म भरते हो, फिलअप करते हो, अभी फर्स्ट राउंड में आपका नंबर लग जाए तो आपके पास ऑप्शन होता है फ्री एग्जिट का, आप छोड़ भी सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, ये भी है। थर्ड है कि आपको मिल गया और आपने फ्रीज कर लिया एडमिशन, आप लेके राउंड से बाहर चले गए। फिर सेकेंड राउंड जो होता है, सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशंस भी होते हैं, जिनको कुछ नहीं मिला वो सेकेंड राउंड में जा सकते हैं। तो सेकेंड राउंड में फ्रेश फॉर्म फिलिंग भी होता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशंस भी होते हैं। जिन्होंने अपग्रेड करने डाला हुआ है वो भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, फिर से वो अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करते हैं। जिनको कुछ लगा नहीं है वो भी उसके लिए फिर से एप्लीकेशन करते हैं। लेकिन सेकेंड राउंड क्रूशियल होता है, क्योंकि यदि सेकेंड राउंड में फ्री एग्जिट होता नहीं है, आपने यदि सेकेंड राउंड में छोड़ दिया तो आपके जो 2 लाख रुपए डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाते हैं। और ऐसे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के, यूपी के भी सिमिलर नियम रहते हैं, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के, ये मैं सेंटर का आपको बता रहा हूँ।
तो सेकेंड राउंड इज वेरी स्ट्रेटेजिक, वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि आपका बेसिकली डिपॉजिट दांव पे लगा हुआ रहता है। सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड के लिए भी आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। तो फिर से यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको आ गए। एक, आपको कुछ नहीं लगा तो आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सेकेंड, आपको लग गया, आपने एडमिशन ले ली और फ्रीज हो गए और आप काउंसलिंग कॉलेज ज्वाइन कर लिया। थर्ड है, आपको मिल गया और अपने अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया। ओके, ठीक है। चौथा है कि फिर से आपको नहीं लगा तो आप नेक्स्ट राउंड में जा सकते हैं और फ्रेश किसी को रजिस्ट्रेशन करना है वो भी कर सकते हैं। तो अपग्रेडेशन ऑप्शन थर्ड राउंड के लिए भी अवेलेबल है। नाउ थर्ड राउंड इज वेरी क्रिशियल। इन दिस थर्ड राउंड आपको यदि एडमिशन मिलती है और आप नहीं लेते हो तो आपका डिपॉजिट भी चले जाता है और आप काउंसिलिंग राउंड से भी बाहर हो जाते हो। ओह, इट इज वेरी वेरी स्ट्रेटेजिक। बिल्कुल। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और स्टेट गवर्नमेंट्स अपना डेटा सेंटर के साथ शेयर करती है, सेंटर अपना डेटा स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। तो थर्ड राउंड इज वेरी वेरी क्रूशियल। और यही से फिर स्पॉट राउंड जो बोलते हैं, जिसमें कम मार्क वालों को एडमिशंस मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। ओके। तो इलिजिबिलिटी की लिस्ट एक बनती है और वही लोग स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो काउंसलिंग को कैसे अप्रोच करना है, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि हमें मार्क कितने हैं, हमारा बजट कितना है, हम कौन से स्टेट्स हमको अलाउ कर रहे हैं एप्लीकेशन करने के लिए, हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशंस कहाँ पे है सबसे ज्यादा, वो फॉर्म्स हमने भरना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और फिर राउंड वाइज काउंसलिंग राउंड मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज जो रहती है, जो ये रूल्स को कैसे मैं स्पॉट राउंड के लिए भी इलिजिबल रह सकता हूं, क्योंकि हमें लगता है कि मुझे महाराष्ट्र में एडमिशन मिल सकती है तो डीम की लूं कि नहीं लूं, मुझे क्योंकि ये सस्ता पड़ रहा है मुझे महाराष्ट्र का। हम राह देखना चाहते हैं, लेकिन डीम में लग गया तो हमारा डिपॉजिट भी चले जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजिंग स्थितियां रहती हैं। तो हमें ये स्ट्रेटेजिक अप्रोच करना पड़ता है और इसकी स्ट्रेटेजीज करना पड़ते हैं कि कैसे हम मल्टीपल ये कॉम्प्लेक्स एडमिशन प्रोसेस को कैसे अप्रोच करें। और यहीं पे हमारे जैसे एक्सपर्ट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। यस यस, एग्जैक्टली। सर, एमबीबीएस एडमिशन के टाइम पे पेरेंट्स और बच्चे दोनों भी थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं। इस टाइम पे आप जैसे लोग उन चीज़ों को, आप जैसे एक्सपर्ट्स हेल्प करते हैं। लेकिन इसमें एक जो मुझे जिसके बारे में पता नहीं, वो एक ओपन स्टेट एंड क्लोज स्टेट, तो ये क्या है सर, ये मैं जानना चाहूँगी। हाँ, सबसे पहले तो मैं इसका भी उत्तर देता हूँ। और लास्ट प्रश्न में आपने मुझसे कहा था कि फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। जी जी। तो क्यों होते हैं वो लास्ट टाइम मैंने बताना मैं रह गया था जी, तो वो फ्लो में रह गया, तो अभी मैं आपको वो भी कवर करके देता हूँ। ओपन स्टेट यानी ये रहता है जहाँ पे नॉन डोमेसाइल सीट्स अलाउड रहती हैं। ओके। यानी जैसे महाराष्ट्र में डोमेसाइल मैंडेटरी है कि जो जिसने 10th और 12th महाराष्ट्र से किया है और जो महाराष्ट्र का रहवासी है वही केवल महाराष्ट्र में एप्लीकेशन कर सकता है। तो कोई मध्य प्रदेश का बच्चा, यदि आपकी कोई सहेली है उसकी बच्ची हैदराबाद में रहती है, शी कैन नॉट अप्लाई टू महाराष्ट्र फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। लेकिन आपकी यदि कोई बच्ची है, सिस्टर है, शी कैन अप्लाई टू हैदराबाद ओके फॉर द बिकॉज दैट इज अ ओपन स्टेट, क्योंकि वहाँ पे तेलंगाना में नॉन डोमेसाइल के लिए भी सीट्स रहती हैं। ओके। तो जहाँ पे नॉन डोमेसाइल एप्लीकेशंस आर अलाउड, दे आर कॉल्ड एज ओपन स्टेट्स। जहाँ पे नॉन डोमेसाइल के लिए कोटा ही नहीं है, दैट आर क्लोज स्टेट्स। सेकेंडली, डोनेशन की जो बात है या कैपिटेशन फी की या फ्रॉड की बात है, वो सबसे पहला ये है कि इंफॉर्मेशन ब्रोशर को ठीक से नहीं पढ़ना, एडमिशन प्रोसेस की मालूमात नहीं है। सेकेंड है कि पेशेंस नहीं है, इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया है, डेस्परेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है। थर्ड है कंपैरिजन में जाते हैं कि सहेली को एडमिशन मिल गई, मुझे एडमिशन नहीं मिली। ठीक है। और फिर बहुत सारे एजेंट्स जो रहते हैं वो आपको करते हैं कि आप मुझे इतने लाख दे दो तो मैं आपका पूरा सेट करके देता हूँ। मैं सबको जरूर ये हो जाए कि, तो मैंने ऐसे लोगों के 50-50 लाख लोगों रुपए के फ्रॉड्स लोगों के साथ होते देखे हैं मैंने। आपको ये बता दूं कि सारे जो एडमिशन प्रोसेस होते हैं ये गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार होते हैं, गवर्नमेंट ऑब्जर्वर के अंतर्गत होते हैं। कहीं पे भी आपको डोनेशन देने का जरूरी नहीं है, कोई किसी चीज को मैनेज नहीं कर सकता। नोबडी कैन मैनेज एनी राउंड्स। हमें लीगली सारी चीजों को हम यदि करें, अच्छे से अभ्यास से सारी चीजों को यदि हम करें, तो हमें कहीं पे भी डोनेशन देने की जरूरत नहीं है। एक स्ट्रेटेजिक और एनालिटिकल अप्रोच के साथ कम मार्क्स में भी आपको अच्छी एडमिशंस मिल सकती हैं। हमें ओपन स्टेट्स में एप्लीकेशन करना पड़ेगी उसके लिए। यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती है। सर, इसी के साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगी कि एनआरआई कोटा क्या होता है? नॉन रेसिडेंट इंडियन, जैसे हर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में और डीम यूनिवर्सिटीज़ में 85% जो सीट रहती है जी, प्राइवेट में, प्राइवेट यानी कौन से इंस्टीट्यूशंस कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड रहते हैं, है ना, वो रहते हैं
बेसिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, और डीम यूनिवर्सिटीज है ना, जिनको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ऑटोनॉमी दी है, वो डीम यूनिवर्सिटीज होती हैं। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 15% कोटा नॉन रेसिडेंट इंडियन के लिए रहता है, ओके, और 85% सीट जो रहती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत होती है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार होगा। ओके, जिनके पास OCI सर्टिफिकेशन है या नॉन रेसिडेंट इंडियन का सर्टिफिकेशन है, वो लोग इन सीट्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। 15% सीट्स के लिए उनकी फीस डॉलर्स में होती है, वो 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। ओह माय गॉड, आगे अब ये सीट जब पूरी फुलफिल नहीं होती है ना, फिक्स नहीं होती है, तब वो मैनेजमेंट सीट्स करके कहलाती हैं, और फिर लोगों को कैपिटेशन फी देके, ज़्यादा फी देके वो सीट्स लोग लेते हैं। उनको डॉलर्स वाला ही रेट उनको देना पड़ता है। ओके, हाँ, तो बेसिकली ये NRI सीट्स का है। और एक सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दिया है कि जिनके पास ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड है, जी, उनको भी इंडियन सिटीजन की सारी फैसिलिटीज मैं अवेलेबल आपसे ये पूछने वाली थी कि उनके लिए क्या फैसिलिटीज है। अवेलेबल है। तो बेसिकली नाउ दे कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट सीट्स ऑल्सो, स्टेट सीट्स ऑल्सो, एज वेल एज दे कैन अप्लाई टू द NRI कोटा ऑल्सो। बिल्कुल सर, जिस तरह से आप बता रहे कि MBA के बारे में इतनी सारी प्लानिंग करनी है, पैसे का मैनेजमेंट भी अच्छे से करना है, तो इन सारी चीज़ों में जो फाइनेंशियली एबल नहीं है, तो क्या MBBS उनके लिए नहीं है? है, बिल्कुल है। बेसिकली ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं कि जो अच्छे बच्चों को स्पॉन्सर भी करती है एजुकेशन। ओके, कि जो आपका यदि मेरिट अच्छा है, आप बहुत ही डेडिकेटेड, आपने सब कुछ करके दिखाया है, तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपको स्पॉन्सर कर सकती है आपका एजुकेशन। जी, सेकेंडली काफ़ी सारे अफोर्डेबल ऑप्शंस इंडिया में हैं कि जहाँ पे हम एप्लीकेशंस कर सकते हैं। कुछ अब्रॉड ऑप्शंस भी बच्चों के पास हैं, वहाँ पे भी जाके बच्चे निश्चित ही कर सकते हैं। और बिल्कुल ही आपके मार्क कम है और अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है, तो फिर करियर भी ऑप्शन सोचने कोई हरकत नहीं है वो सोचने के लिए। लेकिन सर माइनॉरिटीज़ के लिए इन सारी चीज़ों में क्या प्रावधान है या क्या फैसिलिटीज़ उनके लिए है माइनॉरिटीज़ के लिए? ये अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो गया, मुस्लिम माइनॉरिटी हो गया, जैन माइनॉरिटी हो गया, इनकी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस अलग अलग स्टेट्स में है। ओके, तो जहाँ पे उनके लिए जगहें जो रहती हैं, वो उनके लिए ज़्यादा कोटा एक उनके लिए बुक्ड ये रहता है कि प्रिफरेबल वही माइनॉरिटी के लिए वो सीट्स दी जाएंगी। तो वहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशंस करने से उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एडमिशन निश्चित ही बढ़ जाएगी। जी जी जी। सर वैसे अगर हमारे इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो क्या परसेंटेज होना चाहिए, किस तरह के मार्क्स बच्चों के होने चाहिए? देखिए बेसिकली 4 प्रकार के इंस्टीट्यूशंस हैं। एक है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशंस में 15% सीट्स ऑल इंडिया की है और 85% सीट्स स्टेट गवर्नमेंट की होती है ऑल इंडिया में। अब इसमें यदि आपको जाना है तो मोस्ट प्रोबेबली ऑल इंडिया कोटा काफ़ी टफ रहता है, तो इट शुड बी अराउंड 575 प्लस। ये साल मुझे ऐसा लगता है कि 600 प्लस जाएगा, तो उसमें ऑल इंडिया कोटा रहता है। फिर कास्ट वाइज उसमें रिजर्वेशंस होते हैं, अलग अलग कास्ट के लिए ही होता है। स्टेट गवर्नमेंट का मेरा ये अंदेशा है कि स्टेट गवर्नमेंट कोटा जो है वो लगभग 550 प्लस इस साल जाने के बहुत सारे चांसेस हैं, तो तब आपको गवर्नमेंट सीट्स आपको मिल सकती हैं। एज फार एज प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर कंसर्न, तो एडमिशन्स आपको ज़रूर मिल सकती हैं 450 से 550 या 400 टू 450 ये रेंज में भी। इवन हम लोगों ने तो 300 मार्क्स को भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन्स हमने दिए हैं। मैंने एक 147 मार्क्स को भी मैंने हैदराबाद में 11 लाख रुपए का एक बार कॉलेज दिया था। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें संभव है, बस जितना बेटर आपका मार्क रहेगा उतनी फी आपको कम लगेगी और आपके चांसेस ऑफ एडमिशन बढ़ेंगे। डीम यूनिवर्सिटीज़ में 15% NRI होता है और 85% जो रहता है वो पेड सीट्स रहती हैं सारी। तो उसमें भी 12 लाख से लेकर 27 लाख तक उसका फीस स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने देखा है मणिपाल जैसे यूनिवर्सिटीज़ में अबव 500 क्लोज होती है, लेकिन कम मार्क रहने के बाद आपको फीस फिर जो है 20 लाख के ऊपर चली जाती है। तो बजटिंग और नीट का स्कोर ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। बिल्कुल सर। सर अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्रेज़ फिलहाल चल रहा है कि रशिया चाइना जाके उन यूनिवर्सिटीज़ में जाके अपना MBBS कंप्लीट करना, तो क्या ये अफोर्डेबल है या फिर वहाँ की एजुकेशन और हमारे सिस्टम में क्या डिफरेंस है? बच्चों के लिए क्या चीज़ें ज़्यादा बेहतर है, मतलब कहाँ से स्टडी करना ज़्यादा बेहतर है? नहीं, ऑफकोर्स इंडिया से पढ़ना तो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा तो अपने मातृभूमि में पढ़ना सबसे अच्छा रहता है। बेसिकली हर बच्चा
सी, जब मैंने कहा कि 26 लाख बच्चे नीट दे रहे हैं, भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, इतने सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत है आज, ठीक है, उसमें से आधे बच्चे परीक्षा पास करते हैं, उसमें से फिर रिजर्वेशंस के द्वारा अलग अलग कोटा रहता है, फिर हर कोई बच्चा नीट और प्राइवेट की फीस नहीं भर सकता, पीजी की कॉस्ट बेयर नहीं कर सकता, तो फिर अभिलाषा तो है डॉक्टर बनने की, तो फिर वो अब्रॉड जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ये होता है कि वो गलत कॉन्सिडर्स के साथ फंस जाते हैं, एजेंट्स के साथ फंस जाते हैं, और वो गलत इंस्टीट्यूशंस में जाके पूरा खुद का करियर बर्बाद कर डालते हैं। यही बहुत ज़्यादा घटनाएं भारत में घटी है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने 18 नवंबर 2021 को एक गैजेटेड नोटिफिकेशन निकाला, जिसमें उन्होंने पूरे रूल्स बनाए हुए हैं कि आप जब फॉरेन मेडिकल स्टडीज़ को प्लान कर रहे हैं तो आपको क्या क्या नियमों का पालन करना पड़ेगा, कॉम्प्लायंस करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला है कि आपका ये जो सिलेबस है वो मैच होना चाहिए बिल्कुल इंडियन सिलेबस से। सेकेंड है कि ड्यूरेशन जो है वो आपका 54 मंथ्स का आपका ड्यूरेशन और 1 साल का इंटर्नशिप, ये बहुत मैंडेटरी कंडीशन है, इससे कम कोर्स चलेगा नहीं। थर्ड है इंग्लिश भाषा में कोर्स चाहिए, इंटर्नशिप भी आपकी इंग्लिश में रहना चाहिए। फोर्थ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी देश में आप पढ़ने जा रहे हैं, जैसे आप रशिया गए, चाइना गए, वहाँ पे आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलना चाहिए। ये पहले नियम नहीं था, अब ये है कि आपको वहाँ का लाइसेंसिंग वहाँ के नागरिक को जो मिलता है वो आपको मिलना चाहिए। वो यदि आपके पास नहीं होगा तो वहाँ की लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन को पास करना पड़ेगी, वो मातृभाषा में रह सकती है उनके, तो आपको ये क्लियर करना पड़ेगी, वो ये कॉम्प्लायंस मैंडेटरी है, तभी आपको भारत के एनओसी मिलेगी भारत में यहाँ का लाइसेंसिंग देने के लिए। पांचवा यह है कि जो भी इसमें पढ़ रहे हैं वहीं से इंटर्नशिप आपको पूर्ण करना जरूरी है। पढ़ एक जगह रहे हैं, इंटर्नशिप कहीं और से कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। और फिर है कि भारत में आने के बाद आपको नेशनल एग्जिट एग्जामिनेशन या फिर अभी जो FMG है वो आपको क्लियर करना पड़ेगी, और 1 साल का एडेड इंटर्नशिप करना पड़ेगा, तभी आप भारत में आ सकते हैं। 10 साल के अंदर आपकी ये सारी पढ़ाई होना चाहिए। ये सब कुछ यदि आप फेल हो जाते हैं, कुछ 10 साल में यदि आपने नहीं किया तो आपकी डिग्री का कोई वैलिडिटी नहीं है। और 5 देशों को इसमें से छूट है, वो उनकी डिग्रीज डायरेक्टली एक्सेप्टेड है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और न्यूजीलैंड। तो ये सारी जो कंट्रीज है, चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान वगैरह सब है, ये अफोर्डेबल जरूर है, लेकिन हर इंस्टीट्यूट कॉम्प्लाई नहीं करती। इंडियन जो भी एजेंट ये क्लेम करता है कि ये नेशनल मेडिकल कमीशन ने, MCI ने इसको अप्रूव्ड कॉलेज है, वो गलत बोल रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने किसी को अप्रूव नहीं किया है, किसी कंट्री को बैन भी नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि ये कॉम्प्लायंस होना चाहिए। आपको पेपर पे वो कॉम्प्लायंस दिखाना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा, तो आप इंडिया में वापस आ सकोगे, यहाँ के लाइसेंसिंग दे सकोगे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन और न्यूजीलैंड, ये 5 कंट्रीज की डिग्रीज इंडिया में डायरेक्टली एक्सेप्टेड है। तो इसलिए फॉरेन मेडिकल एजुकेशन को प्लान करते समय अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ ये भी आपको सोचना पड़ेगा कि पीजी कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नियम है कि आप बाहर से यदि यूजी करते हो तो भारत में वापस आने के बाद पीजी में आपको डोमिसाइल कोटा क्लेम नहीं करते आएगा। तो 50% सीट को आप क्लेम ही नहीं कर पाते, फिर आपको प्राइवेट सेक्टर में पीजी करना पड़ता है, तो वो करोड़ों में जाता है। जी। तो आप गए क्यों थे बाहर? क्योंकि आपको अफोर्डेबिलिटी चाहिए थी, लेकिन आप पीजी करने इंडिया में आ नहीं पा रहे। तो ऐसे कंट्रीज में जाओ जहां से आपको US, UK जैसे सारे के सारे जो अल्टरनेटिव्स हैं, जहाँ पे फ्री मेडिकल पीजी है, वहाँ पे जाना आपका पॉसिबल हो सके। तो मल्टीपल आपके लिए करियर ऑप्शंस, पीजी ऑप्शंस भी आपके लिए देखकर ऐसे प्लान करना पड़ेगा। तो हम लोग इसके लिए पूरा गाइड करते हैं बच्चों को। जी सर एक्चुअली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बच्चों की, पेरेंट्स की एडमिशन प्रोसेस के लिए? और जब हमारा स्कोर थोड़ा सा कम भी होता है, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की, तो किस तरह से प्लान करनी चाहिए अपने पूरा एडमिशन प्रोसेस को कि हमारा अफोर्डेबल प्राइसेस में पूरा एजुकेशन कंप्लीट हो? सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस होती कैसे है। जी ये मैं पहले समझा देता हूँ। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले ऐसा होता है कि सबसे पहले आपको इंटेंशन टू स्टडी है ना, जैसे मैंने कहा कि ओपन स्टेट्स होती हैं, कुछ क्लोज स्टेट्स होती हैं, तो आपको इंटेंशन टू स्टडी यानी बेसिक रजिस्ट्रेशन आपको करना अनिवार्य है। ये इंपॉर्टेंट है। आपका जाना ना जाना बात की बात है। अब क्या हो जाता है कि जैसे सपोज आप महाराष्ट्र के हो, आपका माइंडसेट है कि महाराष्ट्र में मुझे पढ़ना है ना, आप देते हो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और माइंडसेट है रीजनल, तो ये सबसे बड़ा आपका प्रोबेबिलिटी करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर यही होता है कि आपके लिए 1,18,000 सीट्स हैं और आप एप्लीकेशन क्या कर रहे हो,
5,000 सीट्स के लिए एप्लीकेशन कर रहे हो, तो आपको एडमिशन कहाँ से मिलेगा? जैसे आप आपका हेल्थ इंश्योरेंस निकालते हो, लाइफ इंश्योरेंस निकालते हो, बैकअप, तो आपके एडमिशन के लिए बैकअप प्लान क्या है? तो आप जैसे अभी केरला का बंद हो चुका है, कर्नाटका का एडमिशन बंद हो चुका है, अब आपको 500 मार्क है और आपने वहां पे एप्लीकेशन किया ही नहीं, तो वहां के मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। कभी भी नीट के रैंकिंग पे एडमिशन नहीं होता है, प्रोसेस रैंकिंग के ऊपर एडमिशन होता है। हाँ, ये समझना बहुत हाँ, एग्जाम रैंकिंग के ऊपर कभी एडमिशन नहीं होता है, वो तो केवल रेफरेंस है। आप एप्लीकेशन करने के बाद जो आपका रैंकिंग आएगा, जिनका रैंकिंग आएगा, आप यदि 700 मार्क आपको मिले और अमेरिका पढ़ने चले गए, तो आपके नीट के स्कोर का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। आप भले नीट में आए हो, तो कम मार्क वाला क्या करता है, वो अलग अलग स्टेट में जाके एप्लीकेशन भर देता है। ओके। और ज्यादा मार्क वाला क्या करता है, वो एप्लीकेशन भरता ही नहीं है, तो वहां की मेरिट लिस्ट में किसका नाम आएगा? कम मार्क वाले का नाम आएगा। exactly. आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाओगे। तो सबसे पहले ये है कि इंटेंशन टू स्टडी भरना चाहिए। फिर सेकंड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें बहुत सारे लोग फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं। ओके। है ना, कि नॉन क्रीमी लेयर 8 लाख के ऊपर इनकम, 8.5 के ऊपर आपका इनकम रहे तो आपको नॉन क्रीमी लेयर नहीं मिलता, लेकिन लोग लेते हैं और फिर उनका जो ये रहता है ज्यादा रहता है ना। उसके बाद में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के भी पैरामीटर्स बने हैं, वो भी लोग गलत बना देते हैं, फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हैं। ऐसे बनाना नहीं चाहिए। फिजिकली डिसेबल्ड की फॉल्स सर्टिफिकेशन दे देते हैं। तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। सेकेंडली, तो डॉक्यूमेंट्स हर स्टेट गवर्नमेंट के, ओपन स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं। तेलंगाना में कुछ अलग डॉक्यूमेंट लग सकते हैं, एपी में कुछ अलग लग सकते हैं, कर्नाटका में अलग लग सकते हैं, स्टडी सर्टिफिकेट लगते हैं, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट्स लगते हैं, बैंक गारंटी लग सकती है। तो अपने ये सारे पेपर्स पहले से तैयार करके रखना चाहिए समय पर। यानी एकेडमिक डॉक्यूमेंट और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। मुझे एजुकेशन लोन लेना है, मेरा टैक्स ही फाइल नहीं है, घर का टैक्स भी मैंने भरा नहीं है, तो कहां से एजुकेशन लोन मिलेगा? तो डॉक्यूमेंट का, एकेडमिक डॉक्यूमेंट और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स का पहले से ही सारी तैयारी करके रखना बहुत अनिवार्य है। फिर तीसरा क्या होता है कि फॉर्म भरने के बाद मेरिट लिस्ट डिक्लेरेशन होता है। तो जैसे मैंने कहा कि स्टेट मेरिट रैंक के ऊपर एडमिशन आपका होगा, तो पहले सबसे पहले जनरल लिस्ट निकलेगी, फिर जनरल गर्ल लिस्ट निकलेगी, फिर जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड की लिस्ट निकलेगी, फिर ओबीसी निकलेगी, ओबीसी गर्ल की निकलेगी, ओबीसी हैंडीकैप्ड की निकलेगी, फिर उसके बाद में एससी का वैसे ही निकलेगा, एसटी का वैसे ही निकलेगा। इस प्रकार से आ जाएगा। बाकी कास्ट वालों को ओपन की सीट्स भी अवेलेबल रहती हैं। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कैटेगरी वाइज आपका स्टेट मेरिट रैंक कितना है और आपके लिए कितनी सीट है, इसके ऊपर आपका एडमिशन होता है। तो ये मेरिट रैंक आपका हो जाता है, उसमें से समझ में आ जाता है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ नहीं जाने वाले। फिर चौथा है कि इंस्टीट्यूट वाइज फी डिक्लेरेशन। बहुत बार मैंने, एक विदर्भ का एक बच्चा था जिसके पिताजी खेती करने वाले थे, नीट रिपीट कर रहा था, उसने काशीबाई नवले नाम के एक इंस्टीट्यूट को चौथे रैंक पे डाल दिया कि मुझे यहाँ पे एडमिशन लास्ट ईयर किसी को मिली थी, मेरे को मिल जाएगी, जिसकी फी 13 लाख रुपए थी। पिताजी का बजट ही नहीं है 13 लाख रुपए भरने का और तुमने डाल दिया। उसको वहां पे मिल गई एडमिशन, एडमिशन ले ही नहीं पाया। तो फी डिक्लेरेशन देखना पड़ेगा। वैसे ही कुछ कुछ कॉलेजेस में याचिकाएं उनके दाखिल रहते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लीगलिटीज भी देखना पड़ता है, स्टार मार्क रहते हैं। एक बच्ची थी जिसने उत्तर प्रदेश में फॉर्म भरा और मैंने उसको सलाह दी थी कि मत भरो, या मैंने पूरा उसको सब दिया था, उसने उसको चेंज करते हुए खुद के मन से डाला जिसपे स्टार मार्क था। उसका नंबर लग गया, वो 8.5 लाख रुपए का ही कॉलेज था। वहां पे जाने के बाद में उसने जब देखा कि एडमिशन मिल गया, डीडी लेके गई, सब गई, तो वो प्रॉमिसरी नोट उससे साइन करवा ले रहे थे कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, हम जीत गए तो आपको 22 लाख रुपए फी भरना पड़ेगी, ये आपको साइन करना पड़ेगा। तो उसका 2 लाख रुपए डिपॉजिट भी फॉरफिट हो गया, वो एडमिशन नहीं ले पाई, प्रक्रिया से भी बाहर हो गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कॉलेज की लीगलिटीज को चेक करना, फीस को चेक करना, फिर प्रेफरेंस फॉर्म भरना है आपको। तो हमें लगता है कि मुझे यहां एडमिशन मिलेगी तो मैं जो खराब कॉलेज रहता है उसका नाम मैं ऊपर डाल देता हूं क्योंकि मुझे यहां पे एडमिशन मिलेगा। ऐसा नहीं होता। सिस्टम ऊपर से नीचे तुमको हमेशा एडमिशन देगा, नीचे से ऊपर कभी नहीं देगा। आपके मेरिट का जब आप तक ऑप्शन पूरे जाएंगे नहीं तब तक दूसरे को लेगा नहीं सिस्टम। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि फिर वर्चुअल वैकेंसीज को भी देखना पड़ता है राउंड वाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्चुअल वैकेंसीज को कैसे टैप करते हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये सब करने के बाद कैंसिलेशन सीट मैनेजमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीट मिल गई तो फाइनल थोड़ी हो गई। कल आपको सीट मिल गई, आप गए और आपने रिपोर्ट ही नहीं किया,
या आप इलिजिबिलिटी में फेल हो गए, या कोई डॉक्यूमेंट कॉम्प्लायंस आपको हो नहीं पाया, जी या आप बैंक गारंटी दे नहीं पाए कहीं यदि देनी थी तो, या आपका पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया, ये सारी प्रोविजन नहीं हो पाई, तो आपकी एडमिशन रह गई। या आपका अपग्रेडेशन हो गया, तो अपग्रेडेशन होने में वर्चुअल वैकेंसी क्रिएट होना होता है। ओके तो ये सारे कैंसिलेशन सीट मैनेजमेंट जो करता है, क्योंकि लोगों को कास्केडिंग इफेक्ट आता है, जो ऊपर के कॉलेज में जो ग्रांट मेडिकल में है वो एम्स दिल्ली चले गया तो वहां जगह खाली हो गई, जी तो नीचे का ऊपर चले जाएगा, तो उसका आफ्टर करंट नीचे तक आएगा, इसको समझना पड़ेगा। यस और ये सारी चीजों को जो कैंसिलेशन सीट मैनेजमेंट को ठीक से देखता है वो अच्छे से एडमिशंस ले पाता है लास्ट राउंड तक के, स्पॉट राउंड तक। बिल्कुल तो ये हमें समझना पड़ेगा, इस प्रकार से ये एडमिशन प्रोसेस होती है। और स्ट्रैटेजी क्या होती है? स्ट्रैटेजी होती है कि जितना कम मार्क उतना ज्यादा एप्लीकेशन। ओके जो लोग नहीं करते वो जब मैं करूंगा तब बेटर रहेगा। सेकेंडली सबसे बड़ी गलती है कि हम नॉन क्वालिफाइड लोगों के चक्कर में फंसकर टाइपिंग इंस्टीट्यूट पे जाके पैसे बचाने के चक्कर में हम जाते हैं और वहां पे फॉर्म भरते हैं जिसमें उनको रूल्स भी नहीं पता रहते, रेगुलेशंस भी नहीं पता रहते, गलत फॉर्म भर देते हैं और इतना विद्यार्थियों का नुकसान हो जाता है। अरे इतना बड़ा डिसीजन आप ले रहे हो तो एक्सपर्टाइज के साथ लेना चाहिए, बिल्कुल तो आपका नुकसान नहीं होगा। इतना महंगा करियर आप कर रहे हो, पूरा प्लान कर रहे हो और छोटी सी चीज के लिए 4-4 बार नीट दे रहे हो, उसके पैसे भर रहे हो, लेकिन प्रोसेस ठीक से नहीं कर रहे हो। तो ये गलतियां नहीं करना चाहिए। और जितना कम स्कोर है, जितना ज्यादा हम एप्लीकेशन करेंगे, ये बिगेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि मैं 10,000 सीट्स को एप्लीकेशन कर दूंगा, सामने वाला यदि केवल 1,000 सीट को एप्लीकेशन करेगा तो कहां से उसको मिलेगा। बिल्कुल ये जो समझता है और कॉम्प्लेक्स एडमिशन प्रोसेस को जो संभाल सकता है एक्सपर्टाइज के साथ, उसके साथ जुड़ने से आपको एडमिशन मिल सकता है। ये बिगेस्ट स्ट्रेटेजी है एडमिशन की। बिल्कुल, मतलब रॉन्ग डायरेक्शन में लिए गए एफर्ट्स हमेशा ही यूजलेस चले जाते हैं। सर एस्टीट्यूट की तो ऐसी कई सारी कहानियां होंगी जिसकी वजह से बच्चों को एक अच्छा डायरेक्शन मिला होगा और लाइफ में उन्होंने सक्सेस भी पाई होगी, तो ऐसी कुछ स्टोरीज हमारे साथ आप शेयर करना चाहे तो प्लीज। सबसे पहले तो एक है कि एक किसान की गढ़चिरौली की बच्ची थी जी जिसके गढ़चिरौली के मूल जिले के अंदर नक्सलाइट एरिया में, जी जिसके पास इंटरनेट भी नहीं था, क्लासेस भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, कुछ नहीं था। तो वो हमारे पास किसी के रेफरेंस से कभी काउंसलिंग के पास पहुंचे, हमने उसको बताया कैसे पढ़ाई करना है और नीट की स्ट्रैटेजीज हमने समझाई, तो उसको 610 मार्क थे। ओके और वो आज IGMC नागपुर में पढ़ रही है बच्ची। उसका पूरा प्रोसेस हमने किया। वैसे ये तो मैंने उदाहरण दिया नीट स्ट्रैटेजीज को लेके कि कैसे बच्चे के मार्क्स बढ़ते हैं। उसको तो ट्यूशंस भी नहीं थी, लोग लाखों रुपए का ट्यूशंस, लाइट भी नहीं थे वो बच्ची के घर में। ठीक है। सेकंड है सक्सेस स्टोरी, मैं जरूर बताना चाहूंगा कि एक 147 मार्क का एक बच्चा था जिसको उम्मीद ही नहीं थी कि उसको एडमिशन मिलेगा, या उसका बजट, उसके पिताजी का 12 लाख रुपए के ऊपर बजट नहीं था। जी और उसको लास्ट डे हमने हैदराबाद में उसको लास्ट डे ऑफ एडमिशन प्रोसेस हमने उसको एडमिशन दिया था। कैंसिलेशन सीट को देखते हुए उसका एप्लीकेशन वहाँ पे गया और उसको एडमिट मिला। उसको केवल 11 लाख रुपए पर ईयर फीस में, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड फीस रहती है, ओके ये कोई डोनेशन नहीं होता है। डोनेशन का मतलब कैपिटेशन फी, या जो NRI का जो कोटा बच के आ जाता है और वो फिर वहाँ पे लोग ये करते हैं, डिमांड करते हैं पैसे, उसको डोनेशन और ये सब एक आ जाता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे हमने एडमिशन दिए। तो इस प्रकार से, और हमने अब्रॉड के लिए भी बच्चों को यहाँ से लेके फ्री मेडिकल PG के लिए भी हम अमेरिका लेके गए कि यहाँ पे जिनका कॉस्टली एजुकेशन हुआ उनको फ्री मेडिकल PG हमने दिया है। तो यही हमारे सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। और बहुत सारे बच्चों को करियर गाइडेंस हमने अलग अलग स्ट्रीम्स में करके दिया। फ्री एजुकेशन इन जर्मनी में पे हमने लोगों को भेजा। तो MBBS में हम पहले थे भारत में जिन्होंने पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, जब नीट शुरू होने के बाद एडमिशन प्रोसेस के बारे में अवेयरनेस लेकर आए और एंटी डोनेशन मूवमेंट हमने शुरू की। क्या बात है कि एक कालाबाजारी से लोग बड़े और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रोसेस होए, इसके लिए हमने बहुत ज्यादा प्रयत्न किए हुए हैं। हमने ये अवेयरनेस लाया हुआ है। वी आर द फर्स्ट वन पायोनियर्स फॉर दिस। ये हमारा अचीवमेंट है। और अभी तक के हमने हजारों बच्चों को एडमिट्स दिए हुए हैं, डिजाइड दिए हैं, और विदाउट डोनेशन हमने किसी भी प्रकार का गैर व्यवहार नहीं होने दिया उनके साथ। क्या बात है सर, मेरे ख्याल से ये भी एक तरह की बहुत बड़ी सेवा है जो बहुत ज़रूरी भी है। सर
वैसे तो आप जिस तरह से एक एस्टीट्यूट अपना करियर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, साथ ही में आप एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर भी है, आर्ट ऑफ लिविंग से आप कनेक्टेड हैं। तो जब बच्चे इस तरह से हताश हो जाए या पेरेंट्स भी एक पॉइंट पे आके थोड़ा सा अगर निराश हो जाते हैं, तो आप किस तरह से उन्हें मोटिवेट करते हैं, या फिर जो अभी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इन सबको आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में और MBBS की स्टडी के बारे में? हाँ, तो बेसिकली सबसे पहले तो ये है कि सारा जो स्ट्रेंथ होता है ना मनुष्य का, वो भीतर ही होता है जी। ठीक है। तो जो भी स्ट्रेस मैनेजमेंट एक इतनी बड़ी चीज़ है कि हम लोग ना करियर बनाने के पीछे हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग के पीछे नहीं है। वाओ, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम मिस कर देते हैं। जी सर। और नई एजुकेशन पॉलिसी में भी इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है, कैरेक्टर बिल्डिंग। यदि कैरेक्टर व्यक्ति का स्ट्रांग है तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में वो निखर कर आ सकता है। और इसके लिए हम कुछ ऐसे टूल्स बच्चों को देते हैं, ऐसे काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, कुछ मेडिटेशंस उनको सिखाते हैं, कुछ इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हैं 1-to-1 काउंसलिंग में, जिससे उनका स्टेट ऑफ माइंड रिलैक्स होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है और उनकी स्किल एनहांस होती है, उनका फोकस भी बढ़ता है, और जिसकी वजह से वो एक अच्छा करियर ले सकते हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिक मेरे सेशंस होते हैं अलग अलग। तो आप किसी भी विद्यार्थी को ऐसा कुछ इशू है तो ज़रूर आपने मेरा सेशन आप ले सकते हैं, पर्सनल सेशन, और मुझसे बात कर सकते हैं। तो आई एम देयर फॉर यू, अवेलेबल फॉर यू। यस, बिल्कुल सर। सर, जाते जाते सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे सारे दर्शक जानना चाहते हैं वो ये है कि एस्टीट्यूट के माध्यम से आपसे किस तरह से जुड़ सकते हैं और क्या क्या सेवाएं एस्टीट्यूट के माध्यम से लोगों को मिलती है। एक तो सबसे पहले आप यदि मेरा पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट पे आप जाके नंबर्स जो यहाँ पे डिस्प्ले होंगे उसमें जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं उनके साथ और मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी आप फॉलो करें, तो मैं बहुत सारे विषयों पे बात करते रहता हूँ। करियर कन्फ्यूजन यदि है तो मैं पूरा करियर प्लान करके उनको दूंगा, और करियर एनालिसिस टेस्ट के साथ साथ बैकअप ऑप्शंस भी उनके लिए बहुत सारे हैं। जो लोग MBBS नहीं जा सकते उनके लिए प्लान बी भी दे सकता हूँ, या बाकी स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए भी मैं पूरा करियर गाइडेंस कर सकता हूँ। एस्टीट्यूट एज फार एज MBBS इज कंसर्न, इसमें पूरा आपके फाइनेंशियल एबिलिटीज़ को देख के, आपका अफोर्डेबिलिटी का एक अंदाज लेकर, फाइनेंशियल आपकी जो लिमिटेशंस है उसका अंदाज लेकर, आपके मार्क्स कितने हैं ये देखकर, आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है देखकर, हम हमारा एक एडवाइस देते हैं, आपके लिए एक एडमिशन प्लानिंग देते हैं, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी लास्ट राउंड तक मदद करते हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजीज़ के साथ आपका एडमिशन होगा जी, और पूरा लीगल वे में पूरा एडमिट करने के लिए, एडमिशन्स के लिए हम हेल्प करते हैं। वैसे एजुकेशन लोन वगैरह के लिए भी हम लोग सारा गाइड करते हैं। अब्रॉड जो जाना चाहते हैं उनके लिए भी पूरा प्रोसेस इंडियन गवर्नमेंट का कॉम्प्लायंस जो इंस्टीट्यूट करती है वहीं पे हम बच्चों को एडमिट देते हैं, और PG तक के उनका पूरा गाइडेंस करते हैं। तो हैंडलिंग ऑफ कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस, करियर काउंसलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, अब्रॉड एजुकेशन और पर्सनल काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। तो निश्चित आप लोग मुझसे मिल सकते हैं, और आपके जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान आप मुझसे मिलकर कर सकते हैं थ्रू काउंसलिंग सेशंस। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर, आज आप यहाँ पे आए, इतना समय दिया, इतना अच्छा गाइड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो ये थे रिस्पेक्टेड मुकुल चिमोटे सर, जो कि स्पेशली नागपुर से आए थे आप सबसे बात करने के लिए। जी हाँ, हमारे इस स्पॉटलाइट में आज के हमारे गेस्ट जो है वो डेफिनेटली आपके ऊपर एक अच्छा स्पॉटलाइट डालेंगे। कई सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने रोशनी डाली है, और इसी के साथ साथ हम फिर से मिलेंगे नए व्यक्ति के साथ, नए विचारों के साथ और नई कॉन्सेप्ट के साथ। और आप क्या नया जानना चाहते हैं हमें ज़रूर बताइए, और देखते रहिए नंदनवार स्टूडियो प्रेजेंट्स योलो स्पॉटलाइट। धन्यवाद।